हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5। ये है जल। तो आज हम आइए देखते हैं जल क्या है। जल तो आप सब लोग जानते हैं कि जल क्या है। जल ही जीवन है। जल की प्रकृति के बारे में भी जानते हैं। जल हमें 3 अवस्थाओं में देखने को मिल जाएगा। ठोस में, द्रव में तो रहता ही है और गैस में भी। ये तीनों अवस्थाएं हमें जल की देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ-साथ हम स्थिति के बारे में बात करें तो स्थितियाँ भी इसकी बदलती रहती हैं। कभी महासागरों में है, तो कभी स्थल पे, तो कभी वायुमंडल में। तीनों में ये गति करता रहता है और ये गति जिस माध्यम से करता है उसे हम जानते हैं जल चक्र के नाम से। तो जल चक्र में क्या होता है? जल का जो है स्थान परिवर्तित होता रहता है, रूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे जल महासागरों में है, तो वो द्रव अवस्था में है। फिर यहाँ से जैसे हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होकर के ये क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा गैसीय अवस्था में आ जाता है। गैसीय अवस्था में आकर के ये फिर ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर जाएगा, तापमान धीरे-धीरे हमारे वायुमंडल का कम होगा, तापमान कम होगा, फिर वहाँ पे ये बादलों का रूप धारण करता है। तो वहाँ से फिर क्या होगा कि कुछ वो वहाँ पे ठोस अवस्था में होता है, या फिर बहुत तापमान यदि कम होता है तो वो बर्फ का भी रूप धारण कर सकता है। कभी-कभी हमें वर्षा जो होती है बर्फ के टुकड़ों के रूप में भी देखने को मिलती है, तो हम इसे कहते हैं कि ओले गिरना या फिर बर्फबारी होना। तो वो सारे क्या हैं, वहाँ पे वो ठोस रूप देखने को मिलता है। और यदि वायुमंडलीय दशाएं सामान्य है, जो एक सामान्य बादल बनने के लिए अनुकूल होता है, तो वहाँ से फिर वो क्या होता है कि वर्षा के बूंदों के रूप में फिर वो जल के माध्यम से और वर्षा के माध्यम से हमारे पृथ्वी पे स्थल खंड पे आता है। फिर वो स्थल खंडों पे नदियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जल धाराओं के माध्यम से, क्योंकि जल है तो वो एक स्थान पे, जैसे कोई गहरा भाग है, गहरा गड्ढा है, झील है, तालाब है, इन सब में तो रुक जाएगा। लेकिन और ढलान भागों में यदि वर्षा हो रही है तो स्रोत की तरफ गतिशील होकर के वो पुनः क्या होता है, जाकर के नदियों के माध्यम से और पुनः सागरों में मिल जाता है। तो ये चक्र हमें देखने के रूप मिलता है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो वही वाष्पीकरण द्वारा पुनः बादल, बादल से पुनः वर्षा द्वारा ये चक्र हमें दिखाई देता है। हमारे वायुमंडल में दिखाई तो कह सकते हैं कि नहीं देता है, क्योंकि जब वाष्पीकरण होगा तो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, बादल बनते हैं, बादल की जब वर्षा होती है तो वर्षा को हम देखते हैं कि वर्षा हो रहा है। देखिए, जल का जो महत्व है, जल के महत्व को हम सब लोग जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधे, उद्योग धंधे, जल का यहाँ तक कि परिवहन में भी जितने भी हमारे अधिकांशतः हमारे जो स्थल भाग है उस पे जल राशियों की अधिकता है। तो एक तरह से जल का उपयोग हम परिवहन के साधन के रूप में भी करते हैं, यानी परिवहन का एक माध्यम है जल भी। तो इसका महत्व बहुत है और स्रोत के रूप में जल महासागरों से लेके नदियों, झील, तालाब, ये सारे ही जल के कह सकते हैं कि स्रोत हैं। इन नदियों, झीलों, तालाबों के साथ-साथ हमें भूमिगत जल भी एक कहें कि एक संचय का स्रोत है, जो कि हमें पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में, आंतरिक चट्टानों में ये संचय रहता है। इसके साथ-साथ जो बड़े-बड़े हिमालयाँ हैं, ग्लेशियर हैं, ये सारे के सारे ही जल के स्रोत हैं। देखिए, ये तो स्रोत हो गए, इसके साथ ही जो महासागर है वो जो समुद्र का जल है, ये सब के सब क्या है, लवणीय है। यानी खारे जल और मीठा जल, 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी महासागर, समुद्र के जल है, लवणीय जल है, और जितने हम कहें कि जो हिमनदियाँ हैं, ग्लेशियरों के रूप में जल है, वो सारे कहें कि स्वच्छ जल के उदाहरण हैं। देखिए, इसमें एक ये तथ्य दिया है, सोडियम क्लोराइड, ये महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखने के लिए। जो हमारे महासागर हैं, महासागरों में लवणता तो बहुत अधिक होती है और उन लवणों में जो सोडियम क्लोराइड है, ये प्रमुख लवण यानी सर्वाधिक जो लवणता है वो है सोडियम क्लोराइड का, हमें मिल जाएगा सागरीय जल में देखने के लिए। आइए हम जल का वितरण देखते हैं। जल का वितरण देखने से पहले सबसे पहले हम लवणता देख लेते हैं। देखिए, लवणता क्या होता है? लवणता वही जो खनिज पदार्थ होते हैं, जल में मिले होते हैं, घुले हुए होते हैं, वो होते हैं उनकी लवणता।
लेकिन लवणता जो मापते कैसे हैं? देखिए यहाँ दिया है कि 1 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, उसे हम लवणता कहते हैं। और महासागर की जो औसत लवणता ये है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, यानी कहें कि 1 लीटर जल में हम कह सकते हैं कि 35 ग्राम हमें लवणता देखने को मिलेगा। किस जल में? महासागरीय जल में। जो महासागरीय जल है उसमें ये लवणता निकाला गया है। तो यही लवणता हम निकालते हैं प्रति 1000 ग्राम पे कितना उसमें लवण की मात्रा है। और महासागरीय जल में जितनी अधिक लवणता होती है, इस लवणता द्वारा उसका घनत्व भी निर्धारित होता है, यानी जिस जल राशि में लवणता बहुत अधिक होगी उसका घनत्व भी अधिक होगा, जिसमें कम होगी उसका घनत्व कम होगा। देखिए यहाँ दिया है कि इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। जो मृत सागर दिया है, जो इजराइल का डेड सी है उस। आइए हम जल का वितरण देखते हैं। देखिए जो पृथ्वी का सतह है ये 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सामना तो करना पड़ रहा है, करना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि जल तो इतनी अधिक मात्रा में लेकिन शुद्ध जल नहीं है, उपयोग के लिए वो अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइए यहाँ पे देखिए सबका प्रतिशत दिया हुआ है। जो महासागर है सर्वाधिक भाग महासागरों में ही है जल का, 97.3%। दूसरा है बर्फ छत्रक, तो बर्फ छत्रकों में है 0.0%। भूमिगत जल जो है भूमिगत जल में है 0.68%। झीलों का जो अलवण जल है इसमें है 0.009%। फिर आता है स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, तो इसमें जो है 0.009% इसमें भी है। वायुमंडल में जल देखें, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में होगा, तो इसमें जो शामिल है इसमें भी 0.0019%। फिर आ जाती है नदियाँ, तो नदियों में है 0.0001%। यानी देखा जाए तो सबसे जो कम जल का प्रतिशत वितरण है ये है नदियों में, और सबसे अधिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस चार्ट के माध्यम से महासागरों में जो है जल का वितरण सबसे अधिक है। आगे हम महासागरीय परिसंचरण देखते हैं। देखिए जो समुद्र तट है पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है क्या? देखिए वहाँ पे हमें पुलिन या बीच देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि पुलिन पर नम बालू होती है, ठंडी पवन वहाँ चलेंगी, समुद्री पक्षी होते हैं, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सुनाई देता है। यानी ये सारे जो क्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं जो है हमें सागर के तटों पे जो वहाँ पे पुलिन या बीच बने होते हैं उस पे देखने को मिलेंगे। देखिए हम ताल देखते हैं, ताल या झील ये सब क्या है? शांत जल है, यानी इनका जल बिल्कुल शांत रहता है, स्थिर रहता है। इसके विपरीत जो महासागरीय जल है ये हमेशा गतिमान रहता है। गतिमान किस कारण से रहता है? उसमें उत्पन्न होने वाली लहरों के द्वारा। तो देखिए इसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं और इनको बांटा गया है तरंगे मतलब लहरें, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। बहुत धाराएं जो होती है बहुत बड़ी होती हैं, विशाल जल राशि एक दिशा में चलती है, तो ये सारे इसमें उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं के कारण जो होता है सागर का जल स्थिर नहीं रहता, हमेशा गतिशील रहता है। देखिए सबसे पहले हम तरंग देखते हैं, तरंगे क्या है। अच्छा इसमें हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जल के संरक्षण के लिए, और जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को क्या किया जाता है? प्रबलित किया जाता है, लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाता है। अब आते हैं तरंग पे। देखिए जब समुद्री सतह पे पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, यानी तरंगों के उत्पन्न में सर्वाधिक योगदान कहेंगे वहां पे चलने वाली पवनों का होता है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं, उतनी भी अधिक तेज चलती हैं। अर्थात जो तरंगे होती हैं महासागरीय जल की काफी छोटी और कम गति वाली एक प्रकार से हलचल होती है। तो तरंगे हमें
इनमें योगदान सर्वाधिक होता है पवनों का। पवन जिस हिसाब से चलेंगे, जितनी गति से चलेंगे, उस हिसाब से उसमें तरंगे या लहरें उठती हैं। इसमें देखिए एक आता है तूफान। तूफान कह सकते हैं कि बहुत इसमें विशाल तरंगे उत्पन्न होंगे, यानी जब वायु बहुत तेज चलता है सागरों के ऊपर से, तो इससे हमें विशाल तरंग राशि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जल तरंगे उत्पन्न होती हैं, विशाल तरंगे, तो इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है यदि वहाँ पे संरचनात्मक निर्माण है तो, या फिर प्राकृतिक भी संरचनाएं वहाँ पे उपस्थित हैं तो। इस प्रकार से देखिए और भी अन्य कारण हैं सागरों में तरंग उत्पन्न होने के लिए, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो इस वजह से भी जो सागरीय जल है उसमें बहुत विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं और तरंगे हमारे तटवर्ती भागों को प्रभावित करती हैं। इनके परिणाम स्वरूप जो दिया है कि इनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे उठ सकती हैं, और इनके कारण ही जो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगे या सागरीय तरंगे उत्पन्न होती है उससे हम सुनामी नाम कहते हैं या सुनामी नाम देते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। और इसमें प्रमुख योगदान है भूकंप, ज्वालामुखी व भूस्खलन का। और देखिए सुनामी के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है जब वो भूकंप यदि 7 रिक्टर स्केल पैमाने से अधिक आता है तो हमें सुनामी की घटना देखने को मिलती है। देखिए भारत में हम 2004 की सुनामी को जानते हैं। 2004 में सुनामी आई थी, इससे क्या हुआ था कि जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, ये डूब गया था, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखिए यहाँ पे सुनामी का दिया है पृथ्वी का तांडव, यानी 2004 की जो सुनामी आई थी उसके बारे में कुछ तथ्य दिया है। ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में ये सुनामी उत्पन्न हुई थी, और अत्यधिक इससे क्या हुआ था कि पोताश्रय तरंगों के कारण, पोताश्रय तरंगे, देखिए एक ये शब्द दिया है पोताश्रय तरंगे, यानी जो सुनामी तरंगे होती हैं इसको क्या हम कहते हैं, पोताश्रय तरंगे भी कहते हैं। पोताश्रय यानी जो भी वहाँ पे बंदरगाह होते हैं उनको प्रभावित करती हैं, उन पे पहले वो अपना प्रभाव डालती हैं, इसलिए इनको पोताश्रय तरंगों के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो सुनामी है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पत्तन लहरें। पत्तन लहरें यानी पोताश्रय लहरें, क्योंकि सबसे पहले बंदरगाहों को प्रभावित करती हैं, इस आधार पर इसका नामकरण किया गया है कि ये पत्तन की लहरें हैं। तो ये जो होती हैं ये भूकंप का परिणाम से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि ये भी, या जो 2004 का जो सुनामी आया था ये भूकंप के परिणाम स्वरूप ही आया था, और उस समय जो ये भूकंप का तीव्रता दर्ज किया गया था इसका था रिक्टर पैमाने पे 9 रिक्टर पैमाने पे तीव्रता थी इस भूकंप की। इस वजह से बहुत विनाश हुआ था। इसमें ये था कि महासागरीय तल लगभग ये 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इसका मुख्य कारण था क्या, इसमें था कि जो भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तक के, यानी जो 26 दिसंबर 2004 की सुनामी आई थी ये भारतीय प्लेट व बर्मा प्लेट के टकराने के कारण आई थी। इसके कारण क्या प्रभाव हमें भी ऊपर देखे हैं कि भारतीय सीमा का जो दूर दक्षिण बिंदु था इंदिरा पॉइंट वो बिल्कुल डूब गया था, और इस सुनामी के द्वारा लगभग 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। कुछ ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है सागरों में कि जिससे 3 घंटे पहले हम सुनामी का पता, कुछ उसके संकेत प्राप्त कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ सुनामी आने वाली है। देखिए प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी-कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है, और हमें जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे भूकंपीय क्रिया बहुत अधिक होती है, इस वजह से उसमें ये प्राथमिक चेतावनी केंद्र लगाए गए हैं। आइए हम आते हैं ज्वार भाटा पे। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है इसे देखते हैं। हम देखते हैं कि दिन में 2 बार नियम से जो महासागरीय जल है क्या होता है, ऊपर उठता है व नीचे गिरता है। तो सागरीय जल के, समुद्री जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाता है ज्वार भाटा। यानी जल जब ऊपर उठता है
तो जल को ऊपर उठने को हम ज्वार कहते हैं, और जब वही जल फिर नीचे गिर जाता है इसे हम कहते हैं भाटा। तो जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तथा क्या होता है पीछे चला जाता है सागर में, तो उसे हम कहते हैं भाटा। तो आइए देखते हैं इसकी स्थिति दिया है कि ज्वार भाटा जो आता है सूर्य चंद्रमा की स्थिति के कारण पृथ्वी के सीध में या उसके समकोण पे स्थित है। इन सारी स्थितियों के कारण हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, एक होता है लघु ज्वार भाटा और दूसरा दिया है बृहद ज्वार भाटा। तो लघु ज्वार भाटा हम जानते हैं कि जो ज्वार भाटा आता है सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी के जल पे जो लगता है उस आकर्षण शक्ति के कारण ही हमें ज्वार व भाटा देखने को मिलता है या ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो देखिए लघु ज्वार में स्थिति क्या होती है, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति समकोण पे होती है पृथ्वी के, यानी हम देख पा रहे हैं कि कैसे इसकी स्थिति है सूर्य से और चंद्रमा ये इसके समकोण पे स्थित है। तो बल क्या होगा, बल अधिक नहीं लग सकता है, दोनों का आकर्षण बल क्या है बढ़ जा रहा है, इसलिए इस दिन हमें क्या होता है लघु ज्वार देखने को मिलता है। यदि इसमें एक और प्रश्न हम किया जाए कि सूर्य व चंद्रमा में सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किसका लगेगा पृथ्वी पे, या फिर कहेंगे ज्वार उत्पन्न में सर्वाधिक शक्ति में योगदान किसका है, किसका बल सर्वाधिक प्रभावी होता है, तो इसमें सर्वाधिक होगा चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य से नजदीक है पृथ्वी की, इसलिए छोटा भले ही है लेकिन सूर्य से पृथ्वी के अधिक पास है, इसलिए इस ज्वार भाटा की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो बल होता है चंद्रमा का कार्य करता है, लेकिन संयोग रूप से सूर्य का भी कार्य करता है और चंद्रमा का भी कार्य करता है। तो देखिए इस दिन हमें लघु ज्वार देखने को मिल रहा है और यहाँ दिया है बृहद ज्वार। बृहद ज्वार का ये है कि जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जब एक सीध में होंगे तो बल और अधिक लगेगा, दोनों अपना बल लगा के पृथ्वी के जल को खींचेंगे, इस दिन हमें बृहद ज्वार देखने को मिलेगा। ये स्थिति हमें अधिकांशतः अमावस्या व पूर्णिमा को देखने को मिलता है, क्योंकि अमावस्या को भी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में रहते हैं, व पूर्णिमा को भी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में रहते हैं, तो दोनों की संयोगिक शक्ति के कारण अधिक बल लगता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। यदि हम ज्वार के लाभ देखेंगे, ज्वार के लाभ क्या हो सकते हैं, तो देखिए क्या होता है ज्वार में उत्पन्न होने से जल स्तर बढ़ जाता है सागरों का, तो ये क्या होता है नौ संचलन में काफी सहायक होता है। फिर ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक क्योंकि ला देते हैं, तो जो भी उसमें जहाजें होती हैं उसके तट तक आने में काफी सहायक होता है। इसके साथ साथ ज्वार जो है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि मछुआरों को थोड़ा आसानी हो जाता है मछलियां पकड़ने में। और ज्वार भाटा के उत्पत्ति से जो जल है उतार चढ़ाव होता है सागरीय जल, और इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी ज्वार भाटा ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये लाभ हो गए नव संचलन में, मछली पकड़ने में, वो विद्युत उत्पादन करने में भी। आगे हम देखते हैं महासागरीय धाराएं। देखिए जो महासागरीय धाराएं होती है ये निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल राशियां होती हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, एक गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराओं के रूप में, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। अधिकांश तो जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं ये हमें भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों के द्वारा प्रवाहित होती हुई नजर आती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं वे ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से ये उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें बहुत सारी जल धाराएं हैं जैसे लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, ये धाराएं जो शीत जल धाराएं होती हैं। और जो गल्फ स्ट्रीम एक जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, ये गर्म जल धारा है। और ये जो जल धाराएं होती हैं इनमें लवणता, तापमान व ढाल प्रवणता का भी योगदान होता है। वहाँ पे चलने वाले जो पौने हैं उनका भी इन जल धाराओं के प्रवाह में योगदान होता है। देखिए जहाँ पे जो हमारा जल राशियां हैं, जहाँ पे ठंडी व गर्म जल धाराएं, गर्म और शीतल जल धाराएं मिलती हैं, वहाँ पे सर्वोत्तम हमें मत्स्य उत्पादन क्षेत्र देखने को मिलता है। जहाँ पे गर्म और शीतल जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पे प्लैंकटन
उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल दशा होता है और जो प्लैंकटन होता है वो मछलियों का आहार होता है, इसलिए उस क्षेत्र में हमें मत्स्य उत्पादन क्षेत्र विकसित देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए जलधाराएँ दिया हुआ है, ठंडी जलधाराएँ व गर्म जलधाराओं का वर्णन किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जितनी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हुई जलधाराएँ हैं वो उनका जो प्रकृति है वो ठंडी है। जैसे यहाँ पे हम लेब्राडोर जलधारा देख रहे हैं कनाडा के तट के पास, ये एक ठंडी जलधारा है। ये जो गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी विषुवधारा से फिर ये प्रवाहित होकर जा रही है, ये हो गई हमारी गर्म जलधारा। जो कैनरी जलधारा आ रही है ये हमारी ठंडी जलधारा हो गई। इसकी दिशा के आधार पर हम देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्रकृति कैसा होगा। यहाँ देखिए अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा जो है ये एक गर्म जलधारा है, ये एक कैलिफोर्निया जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट पे। तो जो हम्बोल्ट जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। फिर हम दक्षिण अटलांटिक महासागर में देखते हैं ब्राजीलियन जलधारा, ये गर्म जलधारा है। इसके नीचे जो दक्षिण से उत्तर की तरफ फाकलैंड द्वीप के समीप होकर गुजरती है ये जलधारा है फाकलैंड जलधारा, तो ये भी ठंडी जलधारा है। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये जो बेंगुएला जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। अब आते हैं हम हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। यहाँ पे अगुल्हास जलधारा जो हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप से होकर चल रही है, ये भी गर्म जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया में हमें जो दो जलधाराएं इसके तट पे देखने को मिल जाती है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये है गर्म जलधारा, क्योंकि विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो रही है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये हो रही है ध्रुवों से उत्तर की तरफ विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये है ठंडी जलधारा। और जितने भी हर समुद्र में हमें दिखाई दे रहा है विषुवतीय विपरीत धारा, ये सारे जो उत्तरी विषुवतीय धारा या इसी तरह में प्रशांत महासागर में विषुवतीय धारा है, अटलांटिक में है, हिंद में है, ये सारी जलधाराएं क्या है गर्म जलधाराएं हैं। यहाँ पे हमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में दो जलधाराएं देखने को मिल रही है, एक है क्यूरोसिवो जलधारा और ऊपर से आ रही है ओयासिवो जलधारा, इसे क्यूराइल की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो जलधारा है ये ऊपर से आ रही है, तो ये हो गया आपकी ठंडी ओयासिवो जलधारा, और क्यूरोसिवो जलधारा जो भूमध्य रेखा से उत्तर तरफ जा रही है ठंडी। तो यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग द्वारा काफी जापान में मत्स्य उत्पादन के लिए काफी अनुकूल क्षेत्र है। आइए इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे, ज्वार भाटा कहेंगे या महासागरीय धाराएं कहेंगे। तो हम अभी पढ़े ऊपर कि इसे कहेंगे जल चक्र। दूसरा प्रश्न है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट और दोनों में से कोई नहीं। तभी तुरंत ऊपर हम पढ़े हैं कि ये उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट। तीसरा प्रश्न है कि दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहेंगे इसे, या महासागरीय धाराएं या तरंगे, तो इसे कहेंगे हम ज्वार भाटा। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। देखिए जो कैस्पियन सागर क्या है, एक विशालतम ये झील का उदाहरण है। ज्वार भाटा जो होता है इसे हम कहते हैं जल में जो आवधिक चढ़ाव उतार होता है सागरीय जल में। सुनामी जो है ये तीव्र भूकंपीय तरंगों से जुड़ा हुआ है, तीव्र भूकंपीय तरंगों के कारण में सुनामी देखने को मिलेगा। और महासागरीय धाराएं ये होते हैं एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।